जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और देश के प्रधानमंत्री की सीरीज में आज हम जानेंगे भारत के 11वें प्रधानमंत्री के बारे में कि देश को चलाने के लिए देश को 11वां प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा नाम के व्यक्ति कैसे मिल जाते हैं। इस कहानी पर हम नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के लिए एसएसटी यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों पढ़ाई जा रही है, तो उसका भी आनंद आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर ज्ञानवान बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देश के 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा कैसे इनकी किस्मत जागती है और इन्हें प्रधानमंत्री पद मिल जाता है। आपको बता दें कि अब तक केवल 14 लोगों को यानी कि सिर्फ 14 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ है। बात है 1996 की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर चुकी थी। दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में एक बैठक चल रही थी। इसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम के हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू अपनी किताब फरोस इन अ फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एच.डी. देवगौड़ा में लिखते हैं, ज्योति बसु ने एच.डी. देवगौड़ा को बुलाया और सीधे कहा, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। बसु का सीधा इशारा देवगौड़ा को पीएम बनाने का था। देवगौड़ा ने चौंकाते हुए कहा, सर, मेरी पार्टी में और भी नेता हैं। बसु ने लालू से कहा, लालू आप फौरन इसकी घोषणा करिए, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। परेशान देवगौड़ा इससे बचना चाहते थे। उन्होंने बसु से कहा, सर, मैं 2 साल से भी कम समय से कर्नाटक का सीएम हूँ। मेरा कैरियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलाने देगी। क्या हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया? मुझे हिंदी भी नहीं आती और मैंने पूरा देश भी नहीं घुमा है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कृपया कर आप अपना मन बदल लीजिए। सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि देवगौड़ा ने पीएम न बनने के लिए बसु के पैर तक छूकर मनाने की कोशिश की थी। हालांकि बसु नहीं माने। उन्होंने देवगौड़ा को समझाते हुए कहा, क्या मैं बाहर जाकर भारत के लोगों से कहूं कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेकुलर विकल्प नहीं है? आप समझिए, यदि आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, वक्त भी कम है। 1996 लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बने क्षेत्रीय दल 1996 में किस प्रकार से क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ा, आपको इसी कड़ी में जानने को मिलेगा। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहली बार बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीत पाई। कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट हुई और कई नेताओं ने अपने क्षेत्रीय दल बना लिए। इसमें माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, एन.डी. तिवारी की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस और जी.के. मूपनार की तमिल मनीला कांग्रेस शामिल थे। इसके चलते कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। वहीं क्षेत्रीय दल किंग मेकर बने। इसमें से सीपीएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी समेत 13 दलों ने चुनाव के बाद मिलकर यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को 165 सीटें मिली, जिनमें से जनता दल को 46 और सीपीएम को 32 सीटें मिल जाती हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए नेताओं ने गणेश परिक्रमा शुरू की। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन ये बात वाम दल और संयुक्त मोर्चा को नागवार लगी। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं, वाम नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि राष्ट्रपति और संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मैं भी वहां मौजूद था। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि क्या हमने इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया है कि आप एक संघी यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, उसकी सरकार को सत्ता में लाएंगे। दरअसल सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत के.आर. नारायण को उपराष्ट्रपति बनाने की शर्त पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाने के लिए सहमत हुए थे। चूंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था तो लेफ्ट पार्टियों ने शर्मा के नाम का समर्थन किया और वो राष्ट्रपति बने। सुरजीत की राष्ट्रपति से नाराजगी की वजह यही थी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। बहुत कम से कम सीटें इनके पास थी, यानी कि जो बहुमत होता है उससे कम सीटें होने के बावजूद वाजपेयी ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की बात कही, लेकिन ऐसा न हो सका। सरकार बनने के 13वें दिन वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव मिला तो वीपी सिंह अपने घर से कैसे गायब हो गए थे, ये भी आपको जानना चाहिए। वाजपेयी की सरकार बनने से लेकर गिरने तक संयुक्त मोर्चे में प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए रस्साकसी जारी रही।
सुगत श्रीनिवास लिखते हैं, संयुक्त मोर्चे की पहली पसंद वीपी सिंह थे, लेकिन वसु इससे नाखुश थे। फिर भी उन्होंने वीपी सिंह से बात करने को कहा। इसके बाद देवगौड़ा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, द्रमुक नेता करुणानिधि और मूरासोली मारन वीपी सिंह के आवास एक राजाजी मार्ग पहुंचते हैं। इन नेताओं को लॉन में बैठाया गया और चाय, कॉफ़ी और बिस्कुट परोसे गए। वीपी आए और सभी से मिलकर वापस अंदर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद वीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह आकर बोली। उन्होंने कहा कि आप लोग इंतजार न करें, पीएम के प्रस्ताव पर मैं राजी नहीं हूं। इस पर सभी वहां से रवाना हो गए। दरअसल वीपी पिछले दरवाजे से कहीं चले गए थे। वाम नेता ज्योति बसु चाहते थे कि वो पीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी में ही इस पर सहमति नहीं थी। वरिष्ठ पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी में लिखते हैं, 1977 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए ज्योति की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से थी। उनके दोस्त कांग्रेस में भी थे, लेकिन उनकी ही पार्टी सीपीएम के युवा और विचारधारा के पक्के प्रकाश करात और श्रीराम येचुरी जैसे सदस्यों ने उन्हें पीएम बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ बगावत कर दी और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। संयुक्त मोर्चे में शामिल लालू यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के कट्टर एक तरह से विरोधी हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और दोनों एक दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे और दोनों में से कोई भी नहीं बना। जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उम्र कम थी, तमिलनाडु की 37 सीटों पर कब्जा करने वाले जीके मूपनार और एम करुणानिधि को दिल्ली की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों तमिल नेताओं ने एक दूसरे को सत्ता के खेल से बाहर कर दिया। जनता दल 46 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसलिए देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के लिए बेहतर समझा गया। इसके बाद देवगौड़ा को पीएम बनाने की कवायद शुरू हुई। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे को सरकार से बाहर रखते हुए समर्थन देने की बात कही। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव और देवगौड़ा अच्छे दोस्त थे। दोनों ही ज्योतिष और ग्रहों की चाल के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते थे। इसके अलावा देवगौड़ा ने राव की अल्पमत की सरकार बचाने में मदद की थी। इस तरह संयुक्त मोर्चे और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवगौड़ा को 318 सांसदों का साथ मिला। सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं, बिहार भवन में बैठक शुरू हुई। इसमें ओडिशा के बीजू पटनायक, कर्नाटक के पूर्व सीएम रामकृष्ण हेगड़े, एचडी देवगौड़ा, लालू यादव, शरद यादव, श्रीकांत कुमार जिन्ना समेत कई नेता मौजूद रहे। पटनायक खड़े हुए और देवगौड़ा को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि पटनायक से किसी ने ऐसा करने को नहीं कहा। जैसे ही देवगौड़ा का नाम बैठक में गूंजा, वैसे ही हेगड़े नाराज होकर बाहर चले गए। श्रीकांत ने इसके सभी आधिकारिक काम पूरे किए। देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा। हालांकि लेखक ने तारीख का इसमें जिक्र नहीं किया है। सीएम देवगौड़ा के प्रधान सचिव एस मीनाक्षी सुंदरम अमेरिका से बेंगलुरु लौटे थे। उन्हें सीएम आवास अनुग्रह से फोन आया। फोन आते ही इनको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए हैं देवगौड़ा जी, यानी कि जो पुराने अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं रात्रि भोज देने का आयोजन किया होगा। लेकिन जब सुंदरम अनुग्रह पहुंचे तो देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा उनका इंतजार कर रही थी और किसी अन्य अधिकारी को बुलाया ही नहीं गया था डिनर पर। सुंदरम और चेन्नम्मा के बीच पहले कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उनकी चिंता साफ झलक रही थी। वो इस बात से कम खुश थी कि उनके पति देश की प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुख उन्हें यह था कि उनको हिंदी नहीं आती और किस प्रकार से सरकार चलाएंगे। उनका चिंता करना कहीं ना कहीं सही था। उनको लग रहा था कि काफ़ी संघर्षों के बाद, यानी कि देवगौड़ा जो हैं लंबे संघर्ष के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और अच्छा काम कर रहे थे। हम यहाँ खुश थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? मैं और मेरा परिवार घबराया हुआ है। न जाने दिल्ली में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। हम वहाँ किसी को नहीं जानते और न ही हमें वहाँ की भाषा यानी कि हिंदी आती है। जब भी मैं किसी से दिल्ली के बारे में बात करती हूँ तो मुझे वो डरा देते हैं। अब जब उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जाएं। 20 मिनट की बातचीत के बाद दोनों डाइनिंग रूम गए जहां देवगौड़ा बैठे थे। देवगौड़ा ने सुंदरम से कहा, सुंदरम अवारे, कृपया आप पीएमओ में शामिल हो। हमारा कार्यकाल लंबा नहीं होगा। अपना परिवार शिफ्ट मत करना। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर जाएंगे। 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में सीपीएम के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं। वहीं इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री, मूरासोली मारन उद्योग मंत्री और रामविलास पासवान रेल मंत्री बन जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, आंतरिक दबाव व विरोधाभासों के बावजूद देवगौड़ा ने गरीबों, किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए खूब काम किया। इनके लिए विशेष योजनाएं बनवाई हैं और कोशिश की कि इनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। देश की इकॉनमी में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए 1997-98 के बजट में बहुत से आर्थिक सुधार शुरू किए गए। डीएलएफ चेयरमैन
केपी सिंह अपनी आत्मकथा वेटर द आर्ट्स द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड डीएलएफ में लिखते हैं, देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में पीएम देवेगौड़ा को बताने के लिए बड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा। मीटिंग शुरू हुई, सारे व्यापारी अपनी अपनी बात रखने लगे। प्रेजेंटेशन पेश किया गया। जब प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो हमें ऐसा लगा कि देवेगौड़ा कुछ सुन नहीं रहे थे। वो अचानक जगे और एकाएक बोलने लगे कि मुझे बहुत खुशी है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। संयुक्त मोर्चा सरकार में बहुमत का गणित किताबी गणित से कहीं ज़्यादा कठिन था। हर दिन सरकार को बचाने या गिराने की कवायद जारी रहती थी। रशीद किदवई लिखते हैं, पीएम देवेगौड़ा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दौड़कर बिहार भवन जाना पड़ता था। फिर बाजी पलटी और लालू चारा घोटाले में फंस जाते हैं। इस मामले में सीबीआई लालू से पूछताछ करने की अनुमति मांगती है। तब लालू को देवेगौड़ा ने 5 मिनट की मुलाकात के लिए कई दिनों तक इंतजार भी करवाया था। बिहारी यानी कि वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं, 1997 में लालू से पहले राउंड की जब पूछताछ हुई तो इसके बाद उन्होंने देवेगौड़ा यानी कि प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया और उन पर भड़क गए। लालू ने कहा, यह सब अच्छा नहीं हो रहा, तो जो आप करवा रहे हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्स्पिरेंसी करनी है तो बीजेपी के खिलाफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। देवेगौड़ा ने लालू से अपनी मजबूरी बता दी कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हालांकि देवेगौड़ा चाहते तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह के जरिए लालू की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बार तो लालू ने पीएम आवास में देवेगौड़ा पर तंज कसना शुरू कर दिया। कहा कि काजी इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था, बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। तो देवेगौड़ा ने भी इसी लहजे में इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल थोड़े ही है, जब चाहा जिसे चाहा भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूं। लालू की बोलती बंद हो गई। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, कांग्रेस का जल्दी ही देवेगौड़ा से मोहभंग हो गया और तीसरे मोर्चे पर कोई नया नेता चुनने के लिए जोर डालने लगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द क्रोएलिएशन ईयर्स में लिखते हैं, देवेगौड़ा सरकार जानबूझकर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। आरोप में पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था। बोफोर्स कांड के बारे में फिर से चर्चा शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक कि देवेगौड़ा सरकार के कई मंत्री खुले तौर पर कांग्रेस के शासन की आलोचना भी करते हुए नजर आए। 22 जनवरी 1997 को तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जिनेवास से अपने साथ एक बॉक्स लाए जिसमें कथित तौर पर बोफोर्स से जुड़े दस्तावेज थे। हालांकि जांच में कभी भी इन बोफोर्स दस्तावेजों का जिक्र भी नहीं किया गया। इन आरोपों के चलते कांग्रेस में सरकार से समर्थन लेने की बात होने लगी। मार्च 1997 में जल्दबाजी दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चे पर दबाव डाला कि वे अपना पद यानी कि अपने प्रधानमंत्री बदल दें। हालांकि उल्लेख पीएन लिखते हैं अपनी किताब में, चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते राव को कांग्रेस पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सीताराम केसरी ने ली थी। केसरी और देवेगौड़ा के बीच 36 का आंकड़ा था। 1997 में केसरी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी को हटाने की मांग की, लेकिन देवेगौड़ा ने इसे खारिज कर दिया। रशीद किदवई लिखते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष केसरी कई मामलों में सरकार को दबाना चाहते थे और अक्सर ही प्रधानमंत्री से खुन्नस खाए रहते थे। उन्हें तो मंत्रियों की गाड़ियों के हूटर सायरन तक से दिक्कत थी। बताते हैं कि केसरी कहा करते थे कि इन मंत्रियों ने अपने ड्राइवरों को हिदायत दे रखी है कि दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने से जब भी गुजरें तो अपनी गाड़ियों के हूटर लगातार यानी कि हूटर सायरन खूब तेज बजाया करें, जिससे विपत्तियों में फंसे चचा केसरी को और भी परेशानी हो, यानी कि चिढ़ाने की बात हो रही थी। 11 अप्रैल 1997 को संसद में देवेगौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस के हाथ खींचने से सरकार अल्पमत में आ गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 292 और खिलाफ 158 वोट पड़े, जबकि 6 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर देवेगौड़ा बोले, यह मेरी नियति है, मैं मिट्टी से उठकर फिर यहाँ विराजमान होने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे अध्यक्ष यानी कि केसरी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीति यात्रा में मैं 10 चुनाव का हिस्सा रहा हूं। केसरी ने अब तक कितने चुनाव लड़े हैं, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की बातें बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की आज कोई कदर नहीं है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए यह बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी में है, किसी तरह मुझे यहाँ से रवाना किया जाए। 11 अप्रैल 1997 को दिन आ जाता है जब एचडी देवेगौड़ा ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवेगौड़ा केवल 10 महीनों तक ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रह पाए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, देवेगौड़ा एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी त्रासदी से कम नहीं थे। उन्होंने भारत के किसानों से बहुत वादे किए थे, चमत्कार दिखाने के दावे किए थे, लेकिन वे संदिग्ध सौदों में फंस कर रह गए और क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। आज भी भारत का किसान कैसे है,
बदहाल आपको पता ही है। तो चलिए, देश के प्रधानमंत्री की सीरीज में आज हमने जाना देश के 11वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बारे में। चलिए फिर कल मिलते हैं एक दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम क्या होने वाला है, उनका नाम है क्या है, कल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।